ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर अंजन त्रिखा। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन से जुड़े विषयों पर। इस समय हमारे देश में कोविड के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 1,59,000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 151 करोड़ 58 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। देश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण चल रहा है। अच्छी बात यह है कि कल से ही फ्रंटलाइन वॉरियर्स, हेल्थ वर्कर्स और गंभीर बीमारी से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रिकॉशनरी डोज लगाने की शुरुआत की जा रही है। तो आइए कार्यक्रम की को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के मेडिकल मैनेजमेंट टीम एम्स कोविड सेंटर के चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर अंजन त्रिखा। डॉक्टर त्रिखा, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर अंजन त्रिखा से हमारे स्टूडियो के नंबर 011-23421764 यानी 011-23421764 पर आप सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर त्रिखा, सबसे पहले बात करते हैं देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की, और जिस तेजी के साथ कोविड अपने पैर पसार रहा है, इसे लेकर सभी चिंतित हैं। अगर हम देखें तो 1.5 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। डॉक्टर अंजन, आप देश की वर्तमान स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पॉजिटिविटी रेट तो वाकई ही बड़ा है, जैसे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं टीवी में और रेडियो पे सुन रहे हैं। पूरी देश में ये जो नया स्ट्रेन है उसके कारण ये पॉजिटिव केस आ रहे हैं। बट इसमें ये एक अच्छा सिल्वर लाइनिंग है, या अच्छी बात है कि केसेस इतने सीरियस नहीं हो रहे हैं जी। या जैसे कि दूसरी वेव आई थी जहां इतनी ऑक्सीजन की जरूरत थी, या छाती में निमोनिया हो रहा था और ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल हो रही थी, वैसे केसेस अभी तक नहीं आ रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है। बट यस, केस बढ़ रहे हैं और यही समय है कि हम सबको घरों में रहना है, मास्क लगाना है और अगर जरूरी हो तभी बाहर जाना है। और ऐसी कोई रैलीज वगैरह नहीं करनी है, या धार्मिक हो या पॉलिटिकल हो या किसी तरह की हो, या शादियां हो जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हों और बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो जाए। जी। और डॉक्टर त्रिखा, अगर हम वैश्विक परिदृश्य पर नजर डालें तो अमेरिका की अगर हम बात करें तो शनिवार को 4.5 लाख से अधिक वहां पे केसेस आए। वीक एवरेज वहां का 7 लाख केसेस का है। यूरोप में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इंग्लैंड में कल लगभग 1.25 लाख मामले सामने आए हैं। फ्रांस में 3 लाख नए केसेस कल आए हैं। कोविड के इस वैश्विक परिदृश्य या ग्लोबल पर्सपेक्टिव पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारे लोग जो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और यूरोपियन कंट्री से हैं जो पॉजिटिव आ रहे हैं, उसमें काफी लोग हैं जिन्होंने एक भी वैक्सीनेशन नहीं लिया है। कुछ लोग उन मुल्कों में अभी भी सोचते हैं, उन देशों में, कि हम वैक्सीनेशन नहीं लेंगे। तो वो उस कारण थोड़ा सा हो रहा है। और फिर वहां भी कुछ ऐसा हुआ है कि क्रिसमस के दौरान फेस्टिवल हुआ है, कई लोग इकट्ठे हुए हैं, तो उस कारण ये फैल रहा है। और ये जो स्ट्रेन है ये वैसे भी फैलता ज्यादा है। डेल्टा स्ट्रेन के मुताबिक ये स्ट्रेन ज्यादा एक आदमी से दूसरे आदमी तक जाता है। जी। तो इसलिए ये केसेस बढ़ रहे हैं।
और डॉक्टर त्रिखा, अब जो हमारे देश में इस समय तीसरी लहर चल रही है, जैसा कि आपने कहा कि ओमिक्रॉन भी उसका एक कारण है, लेकिन क्या जो ज्यादातर केसेस हैं वो ओमिक्रॉन के हैं या आप लोगों को पुराने वेरिएंट जैसे डेल्टा, डेल्टा प्लस ये सब भी सामने आ रहे हैं? देखिए, जो जो लक्षण नजर आ रहे हैं वो ज्यादातर ओमिक्रॉन के आ रहे हैं, ओमाइक्रॉन केसेस के आ रहे हैं। थोड़े से डेल्टा स्ट्रेन भी जरूर होगा। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ये पता करने के लिए कि ओमाइक्रॉन स्ट्रेन, नया स्ट्रेन जो है वो है, उसको वो जो सैंपल है एक स्पेशल जगह भेजा जाता है, वो हर लेबोरेटरी में नहीं होता है। बट हमारी तरफ से जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो कोई फर्क नहीं होता है, और लक्षणों के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये ओमाइक्रॉन है। बिकॉज जो पेशेंट को लक्षण आ रहे हैं, जिस तकलीफ के साथ पेशेंट हमारे आ रहे हैं और जो पिछली लहर में आए थे उसमें बहुत फर्क है। वो वाले लक्षण ये स्ट्रेन में नहीं नजर आ रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर त्रिखा, आपने सिम्टम्स की बात करी, लक्षणों की बात करी। आपसे जानना चाहेंगे इस समय जो आपके एम्स में जो पेशेंट्स आ रहे हैं कोविड वार्ड में, उन्हें किस तरीके की तकलीफ है, किस तरह के सिम्टम्स आप कॉमनली देख पा रहे हैं या ओपीडी में जो पेशेंट्स को देख रहे हैं? देखिए, जो कॉमन या पेशेंट आ रहे हैं कॉमन सिम्टम के साथ, वो जैसे फ्लू के सिम्टम होते हैं, गले में खराश है, थोड़े से शरीर में दर्द है, थोड़ा सा बुखार है, बिल्कुल फ्लू वाले सिम्टम के साथ लोग आ रहे हैं। और फिर उनके और दूसरे ऐसे लोग आ रहे हैं जो किसी और बीमारी के कारण आ रहे थे। किसी को कैंसर की बीमारी थी, किसी को गुर्दे की बीमारी थी जिसके लिए डायलिसिस था या उसको कीमोथेरेपी लग रही थी। वो जब उनको थोड़ा सा बुखार होता है तो वो टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो हमारे अस्पताल में जो लोग भर्ती हो रहे हैं वो ज्यादातर लोग वो हैं जिनको और बीमारियां हैं। स्पेशली जो आईसीयू में हैं, जो वेंटिलेटर पे हैं, उनको तो बहुत ही मुश्किल बीमारियां हैं, जैसे बहुत ही फैला हुआ कैंसर है या कोई लाइलाज कैंसर है, या जो गुर्दे की बीमारी है, बिल्कुल दोनों किडनियां बैठ गई हैं। वैसे लोग हैं जो हमारे आईसीयू में आके वेंटिलेटर पे की जरूरत पड़ रही है। बट जो बाकी लोग हमारे वार्ड में हैं वो स्टेबल हैं। उनको थोड़ा सा किसी को बुखार नहीं जा रहा है, किसी को बदन में दर्द इतना है कि वो सहन नहीं कर पा रहा है, उसको इंजेक्शन की जरूरत है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में आइसोलेट नहीं कर पाते हैं, जो जैसे एक कमरा है उसमें 3 लोग रह रहे हैं, एक ही बाथरूम शेयर कर रहे हैं, तो हम उन लोगों को भी भर्ती कर रहे हैं। स्पेशली जो हमारे अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर हैं वो हॉस्टलों में रहते हैं, तो जैसे ही कोई जूनियर डॉक्टर पॉजिटिव होता है हम उसको एडवाइस करते हैं कि वो हमारे अस्पताल में आके आइसोलेट हो जाए। जी। और डॉक्टर त्रिखा, जैसा कि हमने दूसरी लहर में देखा था कि लंग्स एक ऐसा वाइटल ऑर्गन था जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वायरस का प्रभाव पड़ रहा था। इस बार जो ओमिक्रॉन है, क्या ये लंग्स को भी प्रभावित करता है? नहीं, देखिए, अभी तक यही हमने बोला कि अभी तक जिस तरह डेल्टा स्ट्रेन लंग्स को प्रभावित कर रहा था, उस तरह ये ओमाइक्रॉन स्ट्रेन नहीं कर रहा है। ये लंग्स के ऊपर का जो हिस्सा होता है, जिसको ट्रेकिया या अपर या फेरिंक्स बोलते हैं, उसी के अंदर रह के वो अपना असर दिखा रहा है। गले में खराश हो रही है, खांसी आ रही है, और उसी के कारण जो इन्फेक्शन हो रहा है उससे बुखार हो रहा है और मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। तो लंग्स पे अभी उतना इफेक्ट नहीं हमें नजर आ रहा है। इसलिए बहुत ही मामूली लोग हैं जिनको थोड़ी सी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। वो भी इसलिए पड़ रही है क्योंकि उनको पहले से ही फेफड़ों की बीमारी थी, किसी को ब्रोंकियल अस्थमा था, किसी को इंटेस्टाइनल लंग डिजीज थी, या किसी को फेफड़ों का ही कैंसर था, तो इस कारण उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो ये जो स्ट्रेन है ये लंग्स को, फेफड़ों को इफेक्ट नहीं कर रहा है अभी तक। अगले 2 हफ्तों में क्या होगा हम कह नहीं सकते। जी। और डॉक्टर त्रिखा, जैसे कि पिछली बार जो इलाज चल रहा था दूसरी लहर में या पहली लहर में, इस बार क्या मतलब प्रोटोकॉल्स हैं इलाज के लिए कि लोग जो बहुत सारे लोग होम आइसोलेशंस में भी हैं, तो अगर उन्हें कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है तो क्या वो नॉर्मल पैरासीटामोल, अगर उन्हें फीवर आता है, ले सकते हैं? इसके अलावा उन्हें उस तरह की कॉम्बिनेशंस की जरूरत होगी? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जो अब धीरे धीरे पिछले 2 सालों में हम इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ जान पाए हैं, और ऐसे बहुत सारे इलाज हैं जो पहले शुरू हुए थे, फिर हमें धीरे धीरे पता चला कि उनकी जरूरत नहीं है। जो आज की लहर है, जो तीसरी लहर है, जो ओमाइक्रॉन के साथ इन्फेक्शन हो रहा है, इसमें जो लोग घर में हैं वो उनको होम आइसोलेशन में बुखार हो तो वो पैरासिटामोल लें। वो पैरासिटामोल की गोली लें, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 बार हर 8 घंटे तक ले सकते हैं।
अगर फिर बुखार बढ़े तो थोड़ा सा पानी की सिकाई कर लें और सिम्टोमेटिक इलाज करें। वो जो पहले वाली लहर थी जो जिसमें लोग विटामिन सी, जिंक और ऐसी बहुत सारी दवाइयां खा रहे थे और इतनी तादाद से खा रहे थे कि ये दवाइयां बाजार में मिलनी मुश्किल हो गई थी। अब उन दवाइयों की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उनकी जरूरत नहीं है जब तक कि किसी और वजह से ना खानी पड़े। किसी को बी कॉम्प्लेक्स दी जा रही है बिकॉज उससे कुछ और प्रॉब्लम है तो वो लेते रहें। इस बीमारी से जूझने के लिए विटामिन सी, जिंक और ऐसे जो सप्लीमेंट्स थे अब हमें पता चल गया है कि उनका कोई रोल नहीं है। पैरासिटामोल लीजिए। अगर पैरासिटामोल के बाद भी बुखार ठीक नहीं होता, 3-4 दिन हो गए, तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो या आपकी सैचुरेशन फॉल करे तब आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए या अस्पताल जाइए। ये लक्षण है। और होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन के जो फीचर हैं वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की जो वेबसाइट है उसमें है, वो जनता के लिए है। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि वो जाके होम आइसोलेशन के जो तरीके हैं वो देख लें और फिर बाकी लोगों को भी समझाएं। डॉक्टर त्रिखा, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और हम लोग के जो पीयर ग्रुप है उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो पॉजिटिव हैं, लेकिन चूंकि पिछली वेव्स में उन्होंने जिंक का, विटामिन सी का, कुछ एंटीबायोटिक्स का इतना ज्यादा सेवन किया कि इस बार लोग खुद से ही लेके खाने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपने जो संदेश दिया है, जो बात उनको राय दी है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे श्रोता जो है इससे समझ गए होंगे कि इस बार हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। तो इसलिए एक बार अपने डॉक्टर से बात कर लें या हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आपको जो जानकारी डॉक्टर अंजन त्रिखा बता रहे हैं, क्योंकि उनका कोविड का जो एक्सपीरियंस है पहली लहर का, दूसरी लहर का और अब तीसरी लहर को भी वो देख रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। और डॉक्टर त्रिखा, जैसे पिछली लहर में हम लोगों ने ये देखा था कि जो लिक्विड इनटेक था बॉडी में वो हम काफी रख रहे थे, तो क्या इस बार जो ओमिक्रॉन के केस में भी हमें हाई लिक्विड डाइट्स लेनी होगी? देखिए, जब कभी भी कोई बुखार होता है, वायरल इन्फेक्शन होती है, तो हम कहते हैं कि न्यूट्रिशन अच्छा रखना चाहिए, लिक्विड डाइट अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि जब बुखार होता है, बुखार के बाद आप पैरासिटामोल खाते हैं तो पसीना आता है और फिर शरीर में पानी की कमी हो सकती है। तो इस बार भी हम ये कह रहे हैं कि अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखिए और अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाइए। आपको ये देखना चाहिए कि अभी ये जो ओमिक्रॉन से इन्फेक्शन है, अभी ये 2-3 हफ्ते पुराना है। अभी हम और अपनी गाइडलाइंस बदल सकते हैं अगले 15 दिन में, तो फिर वो भी आप हमें पूछते रहिए या एम्स की गाइडलाइंस देखते रहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस देखते रहिए, तो उसके मुताबिक इलाज कीजिए। हाइड्रेशन तो रखना चाहिए, वो हर बीमारी में रखना चाहिए। पिछली बार हमें ये देखने को आया था कि खून मोटा हो जाता था या खून क्लॉट कर जाता था या थ्रोम्बोसिस हो जाता था या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता था, लंग्स के अंदर खून जाके जम जाता था। ऐसे केस हमें इस बार नहीं नजर आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए हैं, बट आपको हाइड्रेशन तो रखना ही पड़ेगा। जी। और डॉक्टर त्रिखा, कल से एक बहुत बड़ी एक्टिविटी शुरू हो रही है। स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना वॉरियर्स और जो गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग हैं 60 साल से ज्यादा, उनको कल प्रिकॉशनरी डोज फर्स्ट डे है लगाई जाएगी और इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कल से शुरू हो चुका है। तो किस तरह की आपके यहाँ एम्स में तैयारी है और आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एम्स की पूरी तैयारी है इसमें। हमने उससे पहले जो बच्चों के वैक्सीनेशन शुरू हुआ था उसके अंदर हमारे अस्पताल में लग रहे थे और अब फिर अपॉइंटमेंट लेके ये जो अभी प्रिकॉशनरी डोज मिल रहा है उसके लिए भी अपॉइंटमेंट लेके आप आ सकते हैं। हमारी नई ओपीडी की बिल्डिंग है, ओपीडी विंग है, उसकी 8वीं मंजिल पे ये इंजेक्शन लगाया जा रहा है। वो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा और मरीज के लिए बहुत सी सुविधाएं हैं उसके ऊपर, तो आप जरूर अपॉइंटमेंट लेके वहां जाएं। मेरी एक राय है कि जब आप घर से चलें तो मास्क लगा के जाएं और ये बूस्टर डोज लेके आप जो भी डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम है बता के जब आप घर जाएं तो मास्क लगा के जाएं। और ऐसा नहीं करें कि बूस्टर डोज लगते ही आप बाजार में घूमने निकल जाएं या पार्टी करने लग जाएं। ये मास्क और कोविड बिहेवियर तो आपके साथ ही रहेगा। जी। और डॉक्टर त्रिखा, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कल जो लोग एलिजिबल पॉपुलेशन है हमारी, जो लोग इसके लिए पात्र लोग हैं नया ये प्रिकॉशनरी डोज लगवाने के लिए, तो
इसके पहले कितना अंतराल हो चुका हो उनकी जो पहले दोनों डोज लग चुकी है वैक्सीनेशन की, कितना गैप होना चाहिए दोनों के बीच में? ये जो पिछला इंजेक्शन या वैक्सीनेशन लगा था उसमें उसको 9 महीने बीत जाने चाहिए, तभी ये तीसरा जो प्रिकॉशनरी डोज है तब लगाना चाहिए। तो वो जब आप अपॉइंटमेंट कोई लेता है तो उससे वो जो फोन पे या कॉल सेंटर पे पूछ लिया जाता है या साइट पे बता दिया जाता है, जब समय आ जाता है तभी वो आपको उसकी अपॉइंटमेंट मिलती है। जी, और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के मेडिकल मैनेजमेंट टीम एम्स कोविड सेंटर के चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर अंजन त्रिखा। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर अंजन त्रिखा से हमारे स्टूडियो के नंबर 01123421764 पर सवाल पूछ सकते हैं। और डॉक्टर त्रिखा, इस बीच हमारे पास एक मेल पे हमारे एक श्रोता नरेश ने सवाल पूछा है कि उन्होंने पहली डोज वैक्सीन की लगवाई थी, इसके बाद उन्हें डॉग बाइट हो गई, कुत्ते ने काट लिया, तो अब सेकेंड डोज के लिए उन्हें क्या कुछ करना होगा, क्योंकि उनको रेबीज का इंजेक्शन भी लग रहा है अभी? देखिए, रेबीज का इंजेक्शन लग रहा है और अगर वो कुत्ते ने काट लिया है, पहला वैक्सीनेशन लग गया है, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर के पास जाएं और अगर समय के मुताबिक आप दूसरी डोज भी ले सकते हैं। ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है कि रेबीज का वैक्सीनेशन अगर लगा है तो आपको ये वैक्सीनेशन नहीं लग सकता है। जी, और डॉक्टर अंजन, एक सवाल और है कि जिन लोगों को ऐसा देखा जा रहा है कि पहली लहर या दूसरी लहर में भी जिनको कोविड हुआ था, वो इसके बाद भी अब जो तीसरी लहर आई है इसमें वो पॉजिटिव हो रहे हैं, तो क्या ये ओमिक्रॉन के स्वरूप को पूरी तरह से बदलने की वजह से हमारे जो शरीर में टी सेल्स हैं उनको पहचान नहीं पा रही हैं और दोबारा से इन्फेक्शन हो जा रहा है, या इसकी कोई और वजह है? देखिए, ये दोनों वजहें जो आपने बताई ये दोनों हैं। पहली चीज हमें ये देखनी चाहिए कि जब हम वैक्सीनेशन लगाते हैं, कोई भी वैक्सीनेशन 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है। अगर आप पहली वेव से देखिए, जब से वैक्सीनेशन आ रहे हैं तो अलग अलग नंबर कोड किए जा रहे हैं, कोई 65%, 70%, 80%, इतने जितने वैक्सीनेशन आए। अमेरिका में फाइजर, मॉडर्ना, स्पुतनिक, दिल्ली में, हिंदुस्तान में कोवैक्सीन, कोविशील्ड, सबका एक नंबर होता है जिसमें जिससे 70-75% नंबर हो कि वो इफेक्टिव रहता है। तो 100 में कुछ लोग बच जाते हैं जिनमें वो इफेक्टिव नहीं होता है, और जब दूसरा लगाते हैं तो ये नंबर और कम हो जाता है, फिर भी 100% नहीं होता है। एक तो ये कारण होता है कि कुछ लोग तो रह ही जाएंगे जिनको फायदा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जब आपका स्ट्रेन बदल जाता है, जो आपके टी सेल जैसे आपने नाम लिया होते हैं, जो मेमोरी सेल्स होते हैं, तो वो भी ये नए स्ट्रेन के अगेंस्ट एक्ट नहीं कर पाते हैं। बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपने 2 डोज लगा रखे हैं और फिर भी आप पॉजिटिव हो जाते हैं, या आपको अगर 2 डोज के बाद पहले कोविड हो गया था और अब फिर ये ओमाइक्रॉन हो गया है, बट जो ये जो नई वेव में जो इन्फेक्शन होगा वो काफी कम होगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ऑक्सीजन कम नहीं हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज हो रही है कि हमने दोनों वैक्सीनेशन लगाए, हमारी बॉडी में टी सेल्स मेमोरी में जो थे, और जब ओमाइक्रॉन से इन्फेक्शन हुआ तो उतना भयंकर इन्फेक्शन नहीं हुआ और उतने भयंकर लक्षण नहीं हुए। जी, और अब हम रुख करते हैं पूर्णिया बिहार का, जहां से मजहर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। मजहर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ नमस्कार सर, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी मजहर जी बताएं। सर मेरा सवाल ये है कि 2-3 यानी कि 4-5 दिन से मेरा यानी कि गला जल रहा है, ठीक है, और क्या कहते हैं सीने से भी वो जलन टाइप में आ रहा है और जुकाम काफी लगा हुआ रहता है, तो इसका क्या टेस्ट वगैरह कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, आप बताएं मुझे। जी डॉक्टर त्रिखा, इस तरह के सिम्टम्स में। नमस्कार, ऐसे आजकल के सीजन में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ऐसे लक्षण हैं। सबसे पहले तो जब आपको ऐसे सिम्टम आए, ऐसे लक्षण आए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को आइसोलेट करना है। अगर कर सकें तो अलग हो और दूसरे लोगों को ये इन्फेक्शन नहीं फैलाएं, और आप अपने आप को टेस्ट कराएं, और फिर डॉक्टर आपको समझा भी देगा। अगर पढ़ सकते हैं तो आप नेट पे पढ़ लें या अखबार से पढ़ लें कि घर में आइसोलेट कैसे होना है अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं। जी। इसके अलावा आप अगर बुखार हो तो पैरासिटामोल लीजिए,
अगर गले में खराश हो तो आप गुनगुना पानी से गरारे कर सकते हैं और भाप ले सकते हैं। इन सब से आपके लक्षणों में आराम आएगा और अपने आप 3 से 5 दिन में ज्यादातर लोगों का बुखार कम हो जाता है और वो ठीक हो जाते हैं। और आपको ये देखना है कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको ये इन्फेक्शन फैलाना नहीं है, मास्क लगाना है और घर के बाकी लोगों को भी मास्क लगाना है और एक इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खाना है, अलग कमरे में रहना है। और अब गाइडलाइंस आ गए हैं कि अगर आपके पास एक ही बाथरूम है तो वो एक ही बाथरूम को इस्तेमाल कैसे करना है, हर एक के बाथरूम जाने के बाद उसको कैसे साफ करना है, ये सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समझा दिया है, पेपर में आ गया है। तो उसको आप देख लें और ये बीमारी फैलने से बचाएं। जी। और डॉक्टर त्रिखा, अगर किसी को सिम्टम्स इस तरह के आते हैं तो कब हमें टेस्ट के लिए जाना चाहिए? कितने दिन बाद हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें तुरंत टेस्ट कराना है? देखिए, ये बीमारी बड़ी जल्दी फैल रही है और जब पिछली बार हम कहते थे कि 2-3 दिन रुक के जाएं, अब अगर आपको लक्षण आ जाएं तो आप जैसे आज लक्षण आए तो आप कल सुबह जाके अपना टेस्ट करा लीजिए और फिर अगर पॉजिटिव हो तो कर लें। अभी आपको वेट वो जैसे 3-4 दिन रुकने के बाद जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही बुखार आए, गला खराब हो या शरीर में दर्द हो या फ्लू जैसे सिम्टम आने शुरू हो जाए तो आप जाके अपना टेस्ट करा लें। जी। और इस बीच धर्मवीर जी दिल्ली से जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। धर्मवीर जी नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी में दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, जो लास्ट ईयर जो वेव आई थी, डेल्टा थी कि डेल्टा प्लस जो खतरनाक थी, इसमें से कौन सी खतरनाक थी? ये ऐसे नाम ये कहाँ से रखे जाते हैं जिससे इस बार ओ माई गॉड, ओमाइक्रॉन, सॉरी। जी बिल्कुल। और डॉक्टर त्रिखा, वो ओ माई गॉड उन्होंने सही ही बोला था, क्योंकि ओमिक्रॉन को देखने के बाद अब ओ माई गॉड ही हो रहा है। क्या कहेंगे? ऐसा नहीं होता है। ये जो नाम रखे जाते हैं, ये जहाँ जिस लेबोरेटरी में ये इनको अलग किया जाता है इन्फेक्शन से, ये स्पेसिफिक देखा जाता है कि ये जो पुराना वायरस है, डेल्टा स्ट्रेन है, डेल्टा प्लस है, ये म्यूटेट कर गया है, बदल गया है, तो उस लैब में ही लोग इनके नाम रखते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा था कि लोग शहरों के मुताबिक नाम रखते थे, वो चेंज हो गया है। तो अब ये जो साइंटिस्ट इनको अलग करते हैं पेशेंट से, वो ही इनके नाम रख देते हैं। जी। और डॉक्टर त्रिखा, जैसे अगर किसी घर में, जैसा कि आप बता रहे थे कि किसी को अगर कोई व्यक्ति अगर सिम्टम्स है और वो पॉजिटिव है, लेकिन घर में वो आता है, उसके साथ बाकी मेंबर्स, अगर छोटा घर है और बाकी मेंबर्स साथ में चाहे थोड़ी दूर पे ही रहते हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मेंबर्स उसमें एसिम्टोमेटिक हैं, या उनको अपना टेस्ट कराना चाहिए, या अगर सिम्टम्स नहीं है तो ये मान के चले कि उन्हें नहीं हुआ है कोविड? देखिए, जो अब सरकार की गाइडलाइंस आई हैं और हमारे अस्पताल की भी गाइडलाइंस हैं, अगर घर में कोई पॉजिटिव है उसको आइसोलेट करें, उनको मास्क पहनाएं और बाकी के लोग मास्क डाल के ही घूमें। जब तक आपको लक्षण नहीं आए आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, और जब अगर आपको लक्षण आए तब आपको टेस्ट कराएं। ये भी बहुत कॉमनली देखा जा रहा है कि एक घर में 4 लोग हैं, एक कोई लक्षण है, एक ही पॉजिटिव आया है, बाकियों को लक्षण भी नहीं आए और वो पॉजिटिव भी नहीं आए। तो आज के दिन हम ये नहीं एडवाइज करते हैं कि अगर एक घर में पॉजिटिव हो गया तो अगर 7 लोग घर में रहते हैं तो सबको टेस्ट कराना चाहिए, ऐसा नहीं एडवाइजेबल है आज के दिन। जी। और गाजियाबाद से यामीन भाई जुड़ गए हैं हमारे कार्यक्रम से। यामीन भाई नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। सर, मैं जानना चाह रहा था, 1,59,000 जो पेशेंट आज के आए हैं जी, इनमें ओमिक्रॉन के कितने पेशेंट, ये जानना चाहता हूं। ओमिक्रॉन के कितने पेशेंट हैं ये जानना चाहते हैं। और अगर आप जी डॉक्टर अंजन, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, ये पता करना कि कितने मरीज ओमिक्रॉन के हैं, उसके लिए जो टेस्ट का सैंपल होता है वो स्पेशल लैब पे भेजा जाता है और कुछ दिनों के बाद लक्षण उसकी रिपोर्ट आती है। बट जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं, जितनी जल्दी ये फैल रहा है और जैसे लक्षण है उसके मुताबिक बहुत हद तक ज्यादा से ज्यादा मरीज ओमिक्रॉन के हैं। और डॉक्टर अंजन, ये भी बहुत मुश्किल भी है कि एकदम से हम इतने सारे, क्योंकि अब जब केसेस बहुत कम थे तो उस समय उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करना या ये पता लगाना आसान था, लेकिन आज की डेट में नंबर ऑफ पेशेंट्स इतने ज्यादा बड़ी संख्या में है कि उसमें ये पता लगाना भी एक मुश्किल टास्क है। ये बिल्कुल मुश्किल टास्क है, बिकॉज उसमें समय भी लगता है। बट हमें इसकी सिल्वर लाइनिंग है, अच्छी चीज ये है कि अगर आपको डेल्टा वेव है
या डेल्टा स्ट्रेन है या ओमाइक्रॉन है, आपका इलाज वही है, इलाज वैसे ही चलना है, आपका जो मॉनिटरिंग करनी है वैसी ही करनी है। तो ये तो जो रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो जीन मैपिंग करें और देखें ओमाइक्रॉन है या डेल्टा है, बट लक्षणों के मुताबिक तो ये ओमाइक्रॉन है। जी। और दिल्ली से मदन जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। मदन जी नमस्कार। नमस्ते सर, मैं जल्दी से ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में एक दिन में 25-25 हजार केस निकला, तो क्या हवा में वायरस फैल गया है क्या? तो डॉक्टर तिखा, हवा के जरिए क्या वायरस फैल सकता है? ये हवा के जरिए मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हवा चल रही है तो वो फैल रहा है। ये वायरस एक मरीज से दूसरे मरीज पे जब वो खांसता है या बात करता है या वो छींकता है तभी फैलता है। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि पूरी हवा दूषित हो गई है, जैसे पोल्यूशन हो जाता है उसके कारण फैल रहा है। मरीज से ही दूसरे मरीज को जाता है, और वो जब वो बात करता है या इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं तब जाता है, ड्रॉपलेट से जाता है। बट ऐसा नहीं है कि पूरी हवा दूषित हो गई है, दिल्ली की हवा दूषित हो गई है। जी। और डॉक्टर तिखा, क्या एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति की सांसों के जरिए भी क्या ये वायरस ट्रैवल कर सकता है, या सिर्फ ड्रॉपलेट से ही एक दूसरे में संक्रमण होगा? जब सांस करके आप खांसते हो तो वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स निकलती हैं जो वो दूसरे मरीज को, दूसरे आदमी तक पहुंचती हैं, और वो उनको फिर सांस के जरिए अंदर लेता है और ये होता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर दोनों लोगों ने मास्क लगा रखा हो तो बहुत कम चांसेस है कि ये फैलेगा, और दोनों लोगों ने ठीक मास्क लगा रखा हो और चांस कम हो जाते हैं। तो ऐसे आप रोज अखबार में देखते हैं, फोटोओं के द्वारा सिखाया जाता है मास्क कैसे लगाना है, कौन सा लगाना है, और इसीलिए बोला गया कि 2 गज की दूरी रखिए, क्योंकि अगर एक आदमी बात कर रहा है, खांस रहा है, छींक रहा है, तो 2 गज के दूरी रखेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये जो ड्रॉपलेट होते हैं जमीन पे गिर जाएंगे और वो वायरस अपने आप जमीन पे मर जाएगा। जी। और डॉक्टर तिखा, दूसरी लहर के बाद बहुत सारे ऐसे मास्क बाजार में आ गए थे जो एक फैशन स्टेटस हो गए थे, और शायद उसमें वो गुणवत्ता नहीं रही। तो अगर किस तरह के मास्क लगाने की आप अपील करेंगे ओमाइक्रॉन से बचने के लिए? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मास्क, तो अब जो बाजार में मास्क आए थे वो अगर आप एक कमीज खरीदने जाएं तो उसी कपड़े का मास्क मिलता था, अगर कोई लेडी साड़ी खरीदने जाए तो उसी पैटर्न के डिजाइन के मास्क मिलते थे। उनका कोई फायदा नहीं है। आपको 3 लेयर मास्क या 5 लेयर मास्क आप केमिस्ट की दुकान से लीजिए और वो उसका इस्तेमाल कीजिए। उसके नीचे या ऊपर आप एक कपड़े का मास्क फैशन के लिए लगा सकते हैं, बट वो मास्क होना जरूरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि संक्रमण इतनी बड़ी मात्रा में ज्यादा हो रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा हमें सावधान रहने की जरूरत है। और चलते चलते नदीम जी दिल्ली से जुड़ गए हैं, इनका सवाल जल्दी से ले लेते हैं। हेलो नदीम जी। हेलो। हाँ नदीम जी नमस्कार, समय कम है, जल्दी से अपना सवाल पूछिए। सर, ये सिम्टोमेटिक है, कैसे पता करें कि ये कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं? जी डॉक्टर त्रिखा, एसिम्प्टोमेटिक में कैसे पता करें? देखिए, एसिम्प्टोमेटिक में आज के दिन तो जो सरकार की गाइडलाइन है वो आपको नहीं कहती है कि आप अपने आप को टेस्ट करा के पता कीजिए। अगर आपको सिम्टम होगा तभी पता चलेगा कि आपको इन्फेक्शन हो गया है। तो अगर आप कोई सिम्टम नहीं है, अगर आप का एक्सपोजर हुआ है, तभी भी आपको मास्क लगा के टेस्ट नहीं कराना है जब तक आपको सिम्टम ना हो। तो अब ऐसे एसिम्प्टोमेटिक में जब तक टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा तो ये पता नहीं चलेगा आप इन्फेक्टेड हैं कि नहीं है। बट आप एक बात का ध्यान रखें कि इतनी ज्यादा ये बीमारी आज के दिन फैल रही है कि हमें उन लोगों को टेस्ट करना है जो सिम्प्टोमेटिक है। अगर सब लोगों का टेस्ट करते रहे तो जिन लोगों का करना चाहिए वो तो हो ही नहीं पाएगा। जी बिल्कुल। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर अंजन त्रिखा, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू, नमस्कार जी। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर अंजन त्रिखा ने आपको कोरोना से बचने और आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार।
कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर अंजन त्रिखा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।